बड़ी खबर है कि भारत में लगातार कोरोना के नए केसेस का आंकड़ा घट रहा है। 24 घंटे में 2,22,315 नए मामले सामने आए हैं और बीते 24 घंटों में 4,454 लोगों की कोरोना से मौत हुई। भारत में कोरोना से अब तक 3,03,720 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में 3,02,554 लोगों ने कोरोना को मात दे दी। ये ताजा आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। अविनाश तिवारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। अविनाश, और क्या जानकारी मिल रही है आपको इन ताजा आंकड़ों से संबंधित? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो केंद्र सरकार लगातार इस बात को लेकर चिंता व्यक्त कर रही है कि कोरोना के जो केसेस हैं वो जरूर डाउन हो रहे हैं, लेकिन मृत्यु दर लगातार अपने स्थान पर बनी हुई है और लगातार जो मृत्यु दर वो 4,000 के ऊपर हो रही है। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर तमाम सारा जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है इस पर लगा हुआ है। वहीं अगर बात करें तो भारत विश्व का तीसरा देश है जहाँ पे कोरोना से मरने वालों की संख्या 3 लाख को पार कर गई है। ब्राजील और अमेरिका वो पहले 2 देश है जहाँ से कोरोना से मरने वालों लोगों की संख्या 3 लाख को पार की थी। अब भारत में भी कोरोना में 3 लाख लोगों से ज्यादा की मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसे में केंद्र सरकार की कोशिश है कि कैसे मृत्यु दर को सबसे पहले कम किया जाए, क्योंकि केसेस तो लगातार अब डिक्लाइन कर रहे हैं लेकिन मृत्यु दर अपनी जगह पर बनी हुई है और जिस तरीके से मृत्यु दर देखने को पहले मिल रही थी उसी तरीके से अभी मिल रही है केसेस आ रहे हैं। तो ये चिंता के कारण बना हुआ केंद्र सरकार लगातार इस पर मंथन कर रही है कैसे मृत्यु दर। जी, तो कोरोना मीटर हम आपको दिखा रहे हैं। 24 घंटे का सूरत हाल देख लीजिए। 2,22,315 नए मामले, 4,454 लोगों की कोरोना से मौत, ये आधिकारिक आंकड़े हैं। और ये मृत्यु दर चिंता का विषय, जैसा कि हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे केंद्र सरकार के लिए। और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर को लेकर योगी सरकार की तैयारी है। बच्चों को बचाने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। हर जिले में वैक्सीनेशन के लिए अभिभावक बूथ बनेगा। 12 से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों को प्राथमिकता दी जाएगी। हर जिले में अभिभावक स्पेशल बूथ बनाने के निर्देश। अभिभावकों को टीकाकरण के लिए आमंत्रित भी किया जाएगा। तो हर जिले में अभिभावक स्पेशल बूथ बनेगा। 12 वर्ष से कम आयु के जिनके बच्चे हैं उनको उसमें प्राथमिकता दी जाएगी और बाकायदा उनको आमंत्रित किया जाएगा कि वो उस बूथ पर आएं और अपना टीकाकरण करवाएं। बच्चों को बचाने के लिए ये योगी सरकार का बड़ा फैसला। हर जिले में वैक्सीनेशन के लिए अभिभावकों का बूथ बनाया जाएगा। अभिभावक बूथ बनाया जाएगा, अभिभावक स्पेशल बूथ बनाया जाएगा। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव होगा अगर ठीक से रोल आउट हो सका तो। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बच्चों को जिन पर सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है संभावित तीसरी लहर में, उन्हें कैसे बचाया जाए, इसके लिए उनके अभिभावकों को, यानी 12 वर्ष से कम के जिनके बच्चे हैं उनके लिए अभिभावक स्पेशल बूथ बनाने के निर्देश हैं हर जिले में। और वहां पर बाकायदा आमंत्रित करके टीकाकरण होगा इन अभिभावकों का जिनके बच्चे 12 वर्ष से कम के हैं। बड़ा फैसला योगी सरकार का। बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। योगी सरकार का ये फैसला निश्चित रूप से स्वागत योग्य। बच्चों को बचाने के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आ रहा है। हर जिले में वैक्सीनेशन के लिए अभिभावक बूथ बनेगा। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आइए और ज्यादा विस्तार से समझते हैं। अनुभव शुक्ला से हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, कैसे इस बूथ पे काम होगा, कैसे 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों को प्राथमिकता दी जाएगी, हमारे दर्शकों को बताइए, समझाइए। देखिए, जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी और वो बच्चों के लिए खतरनाक होगी और 12 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि विशेष अभिभावक स्पेशल बूथ बनाया जाए प्रदेश में, जहां पर उनका ही टीकाकरण होगा। इसके पीछे वजह ये है
कि अगर पेरेंट्स का टीकाकरण हो जाएगा तो फिर बच्चे संक्रमित नहीं होंगे। और ये एक बड़ी वजह जिसके लिए मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है, साफ तौर पर अधिकारियों को कहा है कि हर जगह पूरे प्रदेश में इस तरह के अभिभावक स्पेशल बूथ बनाए गए, जहां पर वही लोग जाएंगे जहां जिनके बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं और उनके लिए वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दी जाएगी। जी अनुभव, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चिंता भरी खबर उत्तराखंड से आ रही है। वहां पर ब्लैक फंगस के मामले 100 के पार चले गए। प्रदेश में ब्लैक फंगस से अब तक 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इलाज के बाद ब्लैक फंगस के 5 मरीज ठीक हुए, 9 की मौत हुई है ब्लैक फंगस से उत्तराखंड में आधिकारिक तौर पर, और 5 मरीज ठीक हुए हैं आधिकारिक तौर पर इलाज के बाद। 100 मरीज ब्लैक फंगस के उत्तराखंड में ही सामने आ चुके हैं। तो उत्तराखंड में ब्लैक फंगस जो महामारी बन चुका है, उसके 100 मामले सामने आ चुके हैं और इलाज के बाद ब्लैक फंगस के 5 मरीज ठीक भी हुए। अब तक 9 लोगों की मौत ब्लैक फंगस से हुई है उत्तराखंड, 5 मरीज ठीक हुए हैं और जो दवाई है इसकी, उसकी भयंकर किल्लत की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं उत्तराखंड से। तो ब्लैक फंगस का कहर अब उत्तराखंड में भी दिखाई दे रहा है। 100 मरीज उत्तराखंड में अब तक रिपोर्ट हुए हैं। रवि केंद्रा हमारे साथ। रवि, 100 मरीज आंकड़ों में हैं, रिकॉर्ड पर हैं ब्लैक फंगस के, 5 मरीज ठीक हुए हैं और 9 की मौत हुई है। यह बहुत चिंताजनक स्थिति है। कहां से सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट हो रहे हैं? इनके ट्रीटमेंट के लिए क्या व्यवस्था दिखाई दे रही है? क्या कर रहे हैं उत्तराखंड के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इस संबंध में क्या नई पॉलिसी बना रहे हैं? जी राजेंद्र, मैं बता दूं कि जहां तक सबसे अधिक मामलों की बात है तो देहरादून जिले से हैं। 97 अभी तक ब्लैक फंगस के मरीज जो हैं देहरादून जिले में मिल चुके हैं और इसमें ये बात है कि 8 लोग जो है अभी तक अपनी जान भी गंवा चुके हैं सिर्फ देहरादून जिले की अगर हम बात करें। तो थोड़ा सा राहत की अगर जहां तक बात करें तो 400 इंजेक्शन जो है उत्तराखंड को मिले हैं ब्लैक फंगस को लेकर, और उन इंजेक्शन से जो है थोड़ा सा राहत जरूर मिलेगी। 300 इंजेक्शन गढ़वाल मंडल में और 100 इंजेक्शन जो है कुमाऊं में भिजवा दिए गए हैं, क्योंकि कुमाऊं की अगर हम बात करें तो कुमाऊं में भी लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। नैनीताल में 3 मामले हैं, उधम सिंह नगर में 1 मामला है। तो अभी तक ओवरऑल अगर हम बात करें तो पूरे प्रदेश में 100 के पार जो है ये ब्लैक फंगस का जो आंकड़ा है वो जा चुका है। और पूरी मौतों की बात करें तो 9 लोग अभी तक जान गंवा चुके हैं। तो इसको लेकर पूरी तैयारियां हैं और महामारी घोषित किया गया है ब्लैक फंगस को, जिसको लेकर तमाम प्रोटोकॉल के अनुसार ही कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अब जो है इन सब चीजों का इलाज किया जाएगा। जी राजेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका। अगली बड़ी खबर कानपुर से। हाईवे के किनारे टैंकर खड़ा करके हवा में ऑक्सीजन उड़ा दी गई है। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर इसे वायरल कर दिया है। टैंकर नंबर के आधार पर इसकी जांच शुरू की है। ऑक्सीजन लेकर जा रहे टैंकर चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई। सड़क के किनारे जंगल में टैंकर खड़ा करके ऑक्सीजन टैंकर चालक ने बर्बाद कर दी। लोगों के पास आता देखकर चालक टैंकर लेकर भोगनीपुर की ओर फरार हो गया। टैंकर चालक का ऑक्सीजन बर्बाद करते हुए वीडियो वायरल हो गया। घटना है घाटमपुर कस्बे के बाहरी इलाके की। अधिकारियों ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच भी शुरू कर दी। ये देखिए आप, ये ड्राइवर को देख लीजिए आप, टैंकर लेके जा रहा था, खोल दिया गया इसे और इस तरीके से ऑक्सीजन बर्बाद। अब इस टैंकर के नंबर के आधार पर जांच की जा रही है। टैंकर चालक की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। और रतीश हमारे सहयोगी कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतीश, ये जो हम देख रहे हैं ये बहुत चिंताजनक तस्वीर, इस तरीके से टैंकर की ऑक्सीजन बर्बाद की जा रही है। ये कहाँ हुआ कानपुर में? ठीक, और जो जांच चल रही है टैंकर के नंबर के आधार पर, वो कहाँ तक पहुंची है, उसमें क्या चीजें सामने आई? देखिए, बेहद शर्मनाक करतूत कही जा सकती है। ये ऑक्सीजन टैंकर लेकर के चालक जा रहा था। घाटमपुर के कस्बे इलाके के पास की ये वीडियो बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है यह वीडियो, और किस तरीके से ये प्राणदायिनी ऑक्सीजन को हवा में बहा दे रहा है। अब से कुछ दिन पहले जब कोरोना की सेकंड वेव अपने पीक में थी, हमने देखा कि लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। कई लोगों ने ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ दिया, और ऐसे में इस चालक के द्वारा ऑक्सीजन को हवा में बहा देना एक बड़ा आपराधिक कृत्य बनता है। पुलिस की अगर जांच की बात की जाए
तो सीओ घाटमपुर ने जो नंबर प्लेट थी उसके आधार पर फ़ोन नंबर निकाल करके बात करी, तो पता चला है कि जो नंबर प्लेट है, जो नंबर है गाड़ी का, वो नंबर गलत है। मतलब पश्चिम बंगाल की ये नंबर प्लेट लगी है, वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में जिसके नाम के से ये गाड़ी रजिस्टर्ड है वो उस मालिक नहीं निकला है। मतलब जिसको कॉल किया गया उसने ये बात साफ बोली है कि टैंकर उसका नहीं है, यानी इसमें भी कुछ गफलत है। पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, लेकिन फिलहाल इस बात को साफ तौर पे देखा जा सकता है कि ऑक्सीजन को कैसे बर्बाद किया गया है। वीडियो वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बनाया था, गांव वालों ने बनाया था, और जब चालक से ये पूछने की कोशिश की गई कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया या क्यों कर रहा है, तो वो चालक अपने टैंकर को लेकर के कानपुर देहात भोगनीपुर की तरफ बढ़ गया था। पुलिस पूरे घटनाक्रम की, चूंकि सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है ये वीडियो, पुलिस इसकी जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं है, लेकिन वेस्ट बंगाल में जिस व्यक्ति से बात की गई उसने इस बात को साफ स्वीकारा कि टैंकर उसका नहीं है। नंबर प्लेट जो नंबर है गाड़ी का, उसके नाम से कोई गाड़ी उसके नाम जरूर रजिस्टर्ड है। जी, बहुत शुक्रिया आपका रतीश। लेकिन जो तस्वीर है परेशान करने वाली है, प्राणदायिनी ऑक्सीजन का, जिसकी इस वक्त बहुत किल्लत है, बहुत आवश्यकता है, उसका इस तरह से बर्बाद किया जाना निश्चित रूप से अच्छा नहीं। अगली खबर आगरा से है। वहां पर एक गांव इन दिनों चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि कोरोना काल में जिस ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है वो गांव के लोगों को मुफ्त में मिल रही है, और इसके लिए गांव वाले सुबह सवेरे ही पीपल के पेड़ पर चढ़ जाते हैं और शाम तक उसी पीपल के पेड़ पर रहते हैं और दावा करते हैं कि पीपल से उनको भरपूर ऑक्सीजन मिल रही है। पीपल के पेड़ पर चारपाई डालकर बैठे इन लोगों को देखकर आप चौंक गए होंगे कि भाई आखिर ये क्या हो रहा है। ऐसा क्या हुआ कि लोगों ने पीपल के पेड़ को ही घरौंदा बना लिया है और घंटों घंटों उस पर बैठे हुए हैं। दरअसल खौफ के इस दौर में खुद को बचाने का ये जुगाड़ है। पीपल के पेड़ पर लोगों ने बनाया घरौंदा। त्रासदी के दौर में जान बचाने की गजब जुगाड़। जी हाँ, ये जान बचाने की वो जुगाड़ है जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए हैं, और एक दो नहीं कई लोग पीपल के छांव तले जिंदगी ढूंढ रहे हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो पीपल पर ही चढ़ गए, वो भी पूरे सामान के साथ। पीपल की शाखाओं पर डाल दी खाट और दिखा रहे हैं ठाट। आखिर ये पूरा माजरा क्या है ये बताएं। उससे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर ये मामला कहां का है। दरअसल आगरा के बरौली अहीर ब्लॉक के नौबरी गांव का ये मामला है। यहाँ गांव वालों ने पीपल को ही घर बना लिया है और वही सुबह होते ही पीपल के पेड़ पर अपना बसेरा सजा देते हैं। इसके लिए बाकायदा चारपाई का इंतजाम किया गया है और ये सब हो रहा है कोरोना से बचने के लिए। अब आप भी सोच रहे होंगे कि पीपल के पेड़ पर चढ़कर कोरोना से जंग लड़ने का ये कौन सा नया तरीका है। कोरोना ने अपना दायरा अब शहरों से हटकर गांव की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया है। आगरा के कई सारे गांवों में बड़े स्तर पर कोरोना ने अपना पैर पसारा है और लोगों की जान जा रही है। लेकिन एक ऐसा गांव है जिसने अपनी जड़ों को सहेज कर रखा हुआ है, यानी नेचर के करीब एक गांव है जिसका नाम है नौबरी। और इस गांव में कई सारे ग्रामीण रोजाना दिन के वक्त इकट्ठा हो जाते हैं और पीपल के पेड़ के पास जमा हो जाते हैं। और एक जो व्यक्ति आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, इन्होंने तो अपना कहा जाए अस्थाई आशियाना पीपल के पेड़ पर ही बना लिया है। कुछ दिन पहले इनकी तबीयत खराब हुई थी और जो SpO2 है, ऑक्सीजन लेवल है, 88 पहुंच गया। शहरों में जो तमाम अस्पताल हैं वहाँ बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, लोग अपना इलाज अफोर्ड नहीं करा पा रहे हैं। और ऐसे में किस तरह से बिल्कुल प्रकृति की गोद में बैठकर अपने ऑक्सीजन लेवल को दुरुस्त करना और इस लड़ाई से लड़ रहे हैं। पीपल के सहारे कोरोना के खिलाफ जंग। दरअसल जो लोग पीपल पर चढ़े हुए हैं उसे कोरोना से बचने का कारगर तरीका बता रहे हैं और इसके पीछे का गजब तर्क भी है। और तर्क ये कि पीपल लगातार ऑक्सीजन देता है और जब कोरोना की इस त्रासदी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की किल्लत है तो पीपल के पेड़ के सहारे ऑक्सीजन की सस्ती जुगाड़ लोगों ने ढूंढ ली है। और इसी को कारगर तरीका मानते हुए गांव वाले सुबह से लेकर शाम तक इसी पीपल के पेड़ पर समय बिता देते हैं। जब शहर में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो हमारे गांव के नवनिर्वाचित प्रधान जो महिपाल यादव हैं, उन्होंने हमें प्रेरित किया कि ऑक्सीजन लेवल जो है पीपल के वृक्ष के पेड़ के नीचे जाके बैठोगे तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। और मेरा भी घटा था, 88 हो गया था। लेकिन जब से मैं 5-6 दिन से पीपल के पेड़ पे मैंने आशियाना बनाया है
जब से मैं यहाँ आया हूँ तो मेरा ऑक्सीजन लेवल अब जो है 90 से ऊपर पहुँच गया है। दरअसल लोगों का मानना है कि ये ख्याल अचानक ही उनके मन में नहीं आया है, बल्कि गांव में 2 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। तो वहीं हाल ही में गांव के ही रहने वाले राजू यादव की भी तबीयत बिगड़ने लगी। ऑक्सीजन लेवल नीचे आया तो राजू यादव को पीपल के पेड़ के नीचे लिटा दिया गया। कई दिनों के प्रयास के बाद राजू यादव का ऑक्सीजन लेवल 88 तक पहुंच गया। लोगों को लगने लगा कि पीपल का पेड़ ऑक्सीजन दायनी है और फिर शुरू हुआ पीपल के जरिए ऑक्सीजन पाने का जुगाड़। काल में चारों तरफ से महामारी फैल चुकी है, हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं, ना ही कोई इनको इलाज मिल पा रहा है। ऑक्सीजन के कारण कई मौतें भी, हमारे साथ ही कई लोग जा चुके हैं। मेरे गांव में से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिससे मैंने देखा और हमने इतिहास में पढ़ा है। प्रकृति एक ऐसी चीज़ है, प्रकृति से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है। और पीपल का पेड़ ऐसा वृक्ष होता है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो मैंने अपनी मुहिम चालू की, लोगों को जाके कहा कि सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है तो आप अपना देसी उपाय अपनाएं। जरूर ये देसी जुगाड़ है, लेकिन इस देसी जुगाड़ पर विज्ञान भी एक हद तक मोहर लगाता है कि वाकई पेड़ ऑक्सीजन देते हैं। पीपल के पेड़ का फैलाव और ऊंचाई ज्यादा होती है। पीपल का पेड़ ऑक्सीजन देता है, अन्य पेड़ों के मुकाबले पीपल ज्यादा ऑक्सीजन देता है। और दावा तो यहां तक किया जाता है कि एक दिन में 22 घंटे ऑक्सीजन देता है पीपल। गांव वालों की माने तो वो अब कई और पेड़ लगाने की कोशिश में, जिससे किसी भी कीमत पर ऑक्सीजन की कमी न होने पाए। और इसके लिए गांव में जगह जगह पीपल के पेड़ लगाने की कवायद शुरू हो चुकी है। हुआ है और सारा गांव स्वच्छ है। आज से करीब 15 दिन पहले मेरे गांव में बीमारी ने पैर पसारे थे, लेकिन प्रधान जी की कृपा से पूरा गांव स्वच्छ हो गया है और बढ़िया है। जो तरीका और जुगाड़ नौबारी गांव के लोगों ने अपनाया है, उसका असर कितना पड़ेगा पता नहीं, लेकिन इस पूरी कवायद के पीछे पीपल को लेकर लोगों की आस्था ज्यादा बड़ा कारण है। और इसी को आधार बनाते हुए गांव के लोग सुबह से लेकर शाम तक इस पीपल के पेड़ पर ही अपना आशियाना बनाकर रहते हैं। लंबे समय से वक्त ही पीपल के पेड़ पर चारपाई बिछाकर वो गुजार रहे हैं। अब लोग स्वस्थ हो रहे हैं और प्राणवायु ऑक्सीजन की कमी से जिस तरह से शहरों में लोगों की जान गई है, ऐसी स्थिति फिलहाल इस गांव में आके तो नहीं दिखाई दे रही है। लोग स्वस्थ हैं और लोगों को, दूसरों को भी जागरूक कर रहे हैं। आगरा से एबीपी गंगा के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। एक तस्वीर आई है पीपल के पेड़ की, उस पर चढ़े लोगों की, जान बचाते लोगों की। हो सकता है कि ऐसी और भी कई तस्वीरें आपको आने वाले दिनों में दिखाई दे। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। बड़ी खबर लखनऊ से है। होम आइसोलेशन और नॉन कोविड वालों को भी ब्लैक फंगस हो रहा है। पीजीआई में आए ब्लैक फंगस के 2 मरीजों को कोविड-19 नहीं था। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन और दवाओं की कमी से मुश्किल बढ़ी है। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन और दवाओं की कमी से मुश्किल बढ़ी। लखनऊ में होम आइसोलेशन या जो कोविड के संक्रमण के शिकार नहीं रहे हैं, उन्हें भी ब्लैक फंगस की बीमारी हो रही है। और एक बड़ी अपडेट आपको दे दें, राहत भरी अपडेट है, उत्तराखंड से है। वहां पर ब्लैक फंगस के इंजेक्शन मिलने से थोड़ी राहत हुई है। उत्तराखंड को ब्लैक फंगस के 400 इंजेक्शन मिले, 300 गढ़वाल के लिए और 100 इंजेक्शन कुमाऊं के लिए दिए गए। उत्तराखंड में लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं, 100 मामले रिकॉर्ड पर हैं। उत्तराखंड से आ रही इस थोड़ी सी रात भरी अपडेट के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।